नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर जी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दो, तो मैं इंजीनियरिंग भी आप लोगों को साथ साथ ही पढ़ाता चलूँगा। एंटोमोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों आपको पैरेलली देखने को मिलेगा। मैं प्रयास करूँगा कि एक एक लेक्चर आपको रोज़ देखने को मिल जाए। आज हम लोग यहाँ पर पहला लेक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला लेक्चर में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, कूद-कूद के आपको पढ़ाऊँगा। कूद-कूद के पढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि वन लाइनर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि वन लाइनर से मैं ढेर सारी चीज़ें जल्दी से कवर कर लूँगा जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर आप बीटेक नहीं कर रहे हो, बोले तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आपको इंजीनियरिंग पूछी जाती है, उतना इंजीनियरिंग मैं यहाँ पर आपको विधिवत तरीके से बिल्कुल पढ़ा दूँगा। किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स के अंदर बेटा यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हो और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एग्रीकल्चर अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं बेटा, मैं आपको इसको पढ़ाऊँ उससे पहले हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। थोड़ी सी कहानी क्या है, पहले क्या होता था जब हम पहले खेती करते थे, आज से लगभग 400-500-600 साल पहले, तो हम जब खेती करते थे तो हमारी जो खेती हुआ करती थी, खेती हम केवल इस वजह से करते थे कि हम अपने बाल बच्चे और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उस समय पर जो कृषि था वो एक व्यवसाय नहीं था, वो जीवन यापन करने का एक जरिया हुआ करता था, वो कोई बिजनेस नहीं हुआ करता था। उस समय पर लोग क्या करते थे, उस समय पर लोग या तो अगर थोड़ा खेत है तो कुदाल फावड़े से जुताई करके खेती कर लेते थे। इसके अलावा भारत में गाय का और बैल का बहुत ज़्यादा पालन पोषण होता था और वो पालन पोषण इसी वजह से करते थे कि जिससे वो गाय से तो दूध प्राप्त कर लेते थे, घी प्राप्त कर लेते थे, गोबर प्राप्त कर लेते थे और जो बैल होता था उससे वो खेती किया करते थे। तो खेती पहले करने का जो तरीका था, पहले वो खुद से करते थे, उसके बाद फिर बैलों की मदद लेने लगे। तो चाहे सिंचाई हो, चाहे जुताई हो, चाहे बुआई हो, चाहे निकाई गुड़ाई हो, अधिकतर जो काम हुआ करता था वो सभी बैल करते थे या तो किसान अपना खुद से करता था। तो कुछ इस तरीके से एग्रीकल्चर चलता गया। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो हम बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत ढेर सारी फसल उगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा होता गया और जनसंख्या बढ़ती गई, हमको सबको खाना खिलाना था, अकाल पड़ने लगा। इसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन वाली प्रैक्टिसेस करती गई कि बैलों से खेती की जगह पर ट्रैक्टर से खेती करो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ढेर सारे खेत में जुताई बुआई करके प्रॉपर तरीके से अपनी फसल को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि जो बेटा एक बैल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करवा सकता है। एक जोड़ी बैल की बात कर रहा हूँ, एक जोड़ी बैल है तो 2 हेक्टेयर ज़मीन, इससे ज़्यादा वो खेती नहीं कर सकता है। एक बैल 1 हेक्टेयर, तो 2 बैल मिला के अगर हो जाएँगे, एक जोड़ी बैल अगर आपके पास है तो आप 2 हेक्टेयर में खेती कर सकते हो। तो ऐसे होता था कि और बड़े-बड़े जो किसान हैं, वो जिनके पास ढेर सारा खेत हुआ करता था, उनके पास क्योंकि संसाधन का अभाव था और बैलों से खेती करना बड़ा मुश्किल सा हुआ जा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर देसी हल से आप एक बार केवल जुताई करते हो, तो ऐसा माना जाता है कि देसी हल से केवल एक बार जुताई करने पर एक आदमी को लगभग 33 किलोमीटर चलना पड़ता है। फिर से सुनना, 1 हेक्टेयर की 1 हेक्टेयर की अगर आपको जुताई करनी है ट्रैक्टर से बैल से,
तो बैल से 1 हेक्टेयर जुताई करने के लिए आपको 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ता है देसी हल में। क्योंकि देसी हल में आप पीछे उसका हैंडल पकड़ के और बैल को आगे-आगे करते चलते रहते हो। तो आप पीछे-पीछे उसको सँभालते चलते हो, तो आपको भी चलना पड़ता है और उसी खेत में चलना पड़ता है जिसमें बहुत बड़े-बड़े ढेले होते हैं या कई बार जो क्रॉप के स्टबल होते हैं, वो चीज़ रहती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कठिन सा काम हुआ करता था पहले खेती करना। फिर बाद में जब ट्रैक्टर आया, तो धीरे-धीरे हमने मैकेनाइज़ेशन स्टार्ट कर दिया। मैकेनाइज़ेशन स्टार्ट किया यानी कि निकाई, गुड़ाई, जुताई, बुआई, सिंचाई, हर तरीके की जो चीज़ें हैं, उसको हमने किसी न किसी मशीन से करना शुरू कर दिया। जब हमने मशीन से करना शुरू कर दिया, तब वहीं से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। इतनी तो आपको थोड़ी-सी मैंने आपको पहले भूमिका बना दी। ये तो हमारी पूरी भूमिका थी। अब क्योंकि हम बात करेंगे भारत की, जब भारत की जनसंख्या बढ़ती है, तो बढ़ते-बढ़ते ये सुसरी इतना ज़्यादा बढ़ गई कि भारत में केवल और केवल 1 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन 84% लोगों के पास है। आप समझ रहे हो? अगर पूरे भारत की जनसंख्या 100 आदमी है, पूरे भारत में मान लेते हैं 100 आदमी रह रहे हैं, तो इसमें से जो 84 आदमी हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। छोटी-छोटी ज़मीन होती हुई हमारे पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा अगर हमको दिया गया है 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर को अगर हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है या वाट में कन्वर्ट करना है, तो आपको याद रखना है कि 1 एचपी के अंदर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है, जिसको हम 750 वाट के आसपास तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल लोड नहीं लेंगे। 746 को हम कितना लिख सकते हैं? 750 वाट लिख सकते हैं लगभग-लगभग समझने के लिए। और अगर किलोवाट में बात करें तो 0.75 किलोवाट 1 एचपी के अंदर होता है। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर 10 एचपी का कोई ट्रैक्टर है, तो 10 एचपी का ट्रैक्टर है यानी कि 7.5 किलोवाट वो क्या निकाल रहा है? 7.5 किलोवाट का वो कार्य कर सकता है। इतना इसके पास पावर होता है। समझिए, इसको शक्ति को, पावर को मेज़र करने की एक यूनिट होती है, चाहे वाट की बात करें और चाहे हम एचपी की बात करें। इसके अलावा बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग जो मैन होता है, एक अगर बहुत बलशाली आदमी है, तो वो लगभग 0.1 एचपी का पावर जनरेट कर सकता है, यानी कि 75 वाट का वो काम कर सकता है। 75 वाट का जो बल्ब आता था पहले, टंगस्टन का जो बल्ब आता था, 100 वाट का बल्ब, उससे भी कम अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है तब, तो बहुत कम आदमी के पास बल होता है। आदमी को अगर दे दिया जाए कि भैया 1 हेक्टेयर ज़मीन की आपको क्या करनी है, 1 हेक्टेयर ज़मीन को आपको उसको कुदाल और फावड़े से आपको उसकी निकाही और गुड़ाई करनी है, तो थक जाएगा वो, करते-करते थक जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.1 एचपी का है। अगर एक बैल दिन भर में 1 हेक्टेयर की जुताई-बुआई कर पाएगा, तो ये कितना लगाएगा? ये 8 दिन लगा देगा। समझ रहे हो? सॉरी, 10 दिन लगा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक एवरेज ह्यूमन पावर जो होता है, वो उसके जेंडर और उसके ऐज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर छोटा बच्चा है तो कम पावर लगा पाएगा, कम काम कर पाएगा। बड़ा बच्चा है यानी कि मर्द है, अगर वो स्ट्रॉन्ग मैन है तो वो ज़्यादा कर पाएगा, फीमेल है तो थोड़ा और कम कर पाएगी, इस तरीके से होता है। ऐसे एवरेज जो मेल होता है, उसके पास 0.6 किलोवाट का पावर होता है, यानी कि 60 वाट का उसके पास पावर होता है। एक जो फीमेल होती है उसके पास 48 वाट का पावर होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास 30 वाट के पावर होते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं एक एवरेज जो बुलक होता है, बुलक पेयर, समझ रहे हो? एक बैल की जोड़ी जो होती है वो कुल मिलाकर 1 एचपी की पावर जनरेट करती है। जैसे मैंने बताया था ना कि 1 एचपी का, तो 0.5 एचपी एक बैल और 0.5 एचपी एक बैल। तो ये 2 बैल मिला के दोनों कितना जनरेट कर देंगे? 1 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। एक बैल की पूरी जोड़ी जो होती है वो 1 हॉर्स पावर पावर जनरेट कर सकती है। इसके अलावा जो ड्रिफ्ट पावर समझते हो? कि मतलब वो कितना ताकत से खींच सकता है या कितने भारी वज़न को खींच सकता है। ड्रिफ्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि खिंचाव शक्ति। जैसे हमने मान लो कि गन्ना लाद दिया, मान लेते हैं हमने 10 क्विंटल गन्ना लाद दिया, तो 10 क्विंटल गन्ना वही बैल खींच पाएगा, बैलों की वही जोड़ी खींच पाएँगे जो बहुत मोटे ताजे और बड़े होंगे, लंबे होंगे।
क्योंकि आपके पास पावर कितना भी हो, लेकिन अगर आप हल्के रहोगे तो आपका पैर फिसल जाएगा। तो इसीलिए आपका वज़न भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपके पास वज़न तो बहुत है लेकिन दम नहीं है, तो भी आप खींच नहीं पाओगे। मतलब दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो एनिमल की ड्रिफ्ट पावर भी होनी चाहिए और इसके अलावा उसके अंदर वज़न भी होना चाहिए। एक तो पावर होना चाहिए और ऊपर से वज़न होना चाहिए। क्योंकि जो ड्रिफ्ट पावर होती है, वो जानवरों के वज़न के बराबर वज़न के हिसाब से ही होती है। समझ गए? इसके अलावा अगर हम अ, बात करते हैं कि एनिमल की पावर उनके बॉडी वेट के हिसाब से, तो जो इसमें गधा होता है ना, गधा डंकी, ये सबसे ज़्यादा वज़न उठा सकता है। सबसे ज़्यादा वज़न उठाने का तात्पर्य क्या है? सबसे ज़्यादा बेटा यहाँ पे वज़न उठाने का तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं, एक जो गधा है, वो 100 किलो का है। कितना किलो का है? अगर एक गधा 100 किलो का है, तो वो 32 किलो वज़न उठाकर लेके चल सकता है। ये बहुत ज़्यादा होता है, 32 किलो। 100 किलो का होगा तो 32 किलो लेके जा पाएगा। यानी कि 50 किलो का होगा तो वो 16 किलो लेके जा पाएगा। समझ गए? तो ये क्या होता है, उनका बॉडी वेट होता है कि इतना परसेंट वो अपने बॉडी वेट का उठा सकते हैं। कैमल जो होता है वो 18 उठा सकता है। कैमल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, वो केवल 18% अपने बॉडी वेट का उठा सकता है। इसके अलावा जो बफ़ेलो होती है, वो 12% यानी जो वो भैंसा होता है, भैंसा 12% और जो बुलक होता है, बोले तो बैल जो होता है, वो 10% अपनी पूरे बॉडी वेट का उठा सकता है। समझ गए? तो इसके अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बैलों के अंदर अपेक्षाकृत कम बल होता है गधों की अपेक्षा, लेकिन गधे छोटे-छोटे से होते हैं, इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। ये वन लाइनर के तौर पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बाकी ज़्यादा लोड लेने का ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके बॉडी वेट के हिसाब से और ड्रिफ्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो ऐसा जानवर जो 500 किलो से ज़्यादा का है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैवी वेट बोलते हैं। जैसे कि ऊँट होता है, वो 500 किलो से ज़्यादा वाला जानवर होता है। इसके अलावा लार्ज होते हैं 400 से 500 किलो वाले, मीडियम होते हैं 300 से 400 किलो वाले और स्मॉल होते हैं 200 से 300 किलो वाले। ऐसे जानवर जिनका बॉडी वेट 200 से 300 किलो होता है, वो स्मॉल वेट वाले कहलाते हैं। समझ गए यहाँ तक की कहानी? इसके अलावा आगे बात करते हैं बुलक कमांड एरिया। अगर हमारे पास एक जोड़ी बैल है, तो एक जोड़ी बैल केवल और केवल 2 हेक्टेयर में हम खेती कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले ही ना, कि अगर हमारे पास एक जोड़ी बैल है, तो एक जोड़ी बैल से हम केवल 1 हेक्टेयर पर 2 हेक्टेयर पर खेती कर सकते हैं। समझ गए? मैकेनिकल पावर की बात करते हैं, तो मैकेनिकल पावर क्या होता है? मैकेनिकल का पावर रिफर्स टू इंजन पावर और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी। सीधा-सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हम डीज़ल या पेट्रोल जलाते हैं, तो कितना डीज़ल या पेट्रोल जलाने के बाद हमको कितना पावर मिलता है, उसको हम थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं। और इंजन की पावर उससे कितनी जनरेट होती है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इनको हम मैकेनिकल पावर बोलते हैं। समझ गए? इसके अलावा थर्मल एफिशिएंसी हम देखते हैं। थर्मल एफिशिएंसी जो डीजल इंजन का होता है, वो 32 से 38% होता है। 32 से 38%, यानी कि अगर हमने मान लो कि 100 किलोग्राम क्या जलाया, 100 किलोग्राम अगर हमने पेट्रोल जलाया, तो इस 100 किलोग्राम पेट्रोल में से केवल हम 32 से 38 किलोग्राम जो पेट्रोल होगा, सॉरी डीजल होगा, इसको हम केवल यूज़ कर पाएँगे अपने काम के लिए। बाकी जो बच रहा है, बाकी बच कितना रहा है? बाकी लगभग-लगभग जो 60% बच रहा है, ये 60% ये किसमें चला जाता है? ये बेटा चला जाता है हीट के तौर पर निकल जाता है। जैसे जब डीज़ल जलता है, जब डीज़ल है या पेट्रोल है, जब इंजन के अंदर जलता है, तो इंजन बहुत गर्म होता है। तो ज़्यादातर जो भाग होता है उसका, वो गर्मी के तौर पर बाहर निकल जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते। हम केवल 32 से 38% यूज़ कर पाते हैं। थर्मल एफिशिएंसी से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो फ्यूल है, वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हम डीज़ल या पेट्रोल डालने के बाद, हम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए। केवल ताप प्राप्त करना हमारा काम नहीं होता है। हमारा काम क्या होता है कि हम डीज़ल या पेट्रोल जलाते हैं, तो उससे हमको मैक्सिमम हमको क्या मिले, उससे हमको मैकेनिकल पावर मिल जाए। तो थर्मल एफिशिएंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हमको मैकेनिकल पावर दे पाएगा। तो जो डीज़ल इंजन होता है, डीज़ल इंजन बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 32 से 38% इसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा
जो बड़े-बड़े आप लोगों को मशीनें मिलती हैं, जैसे जो डंपर होते हैं, इसके अलावा ट्रक होते हैं, ट्रॉला होता है, जेसीबी होता है, बुकलैंड होता है, क्रेन होते हैं, जो बड़े-बड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल जो मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए डीज़ल इंजन का उपयोग किया जाता है। और ऐसा इस वजह से किया जाता है बेटा, क्योंकि जो डीज़ल इंजन होता है, इसके अंदर डीज़ल के अंदर थर्मल एफिशिएंसी 32 से 38% होती है। और इसी वजह से पर के लीटर अगर हम डीज़ल जलाते हैं, तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो पेट्रोल की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, ये 25 से लेके 32% तक होती है। यानी कि अगर 1 लीटर हमने डीज़ल जलाया, तो 1 लीटर हमने पेट्रोल जलाया। तो जब अगर डीज़ल जलाएँगे, तो डीज़ल जलाने से हमको ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी। यानी कि जो मैकेनिकल पावर है, वो हम ज़्यादा जनरेट कर पाएँगे। वहीं पेट्रोल में हम कम जनरेट कर पाते हैं। लेकिन दोनों के और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे डीज़ल जो है जब ये जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकालता है। लेकिन जो पेट्रोल जलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकालता है। इसीलिए पेट्रोल इंजन को थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी थर्मल एफिशिएंसी इसकी कम होती है। इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़रूर याद करना। यहाँ पर बेटा मैंने जितनी भी पॉइंट बताए, एक-एक पॉइंट, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इसको ये सोच के नहीं छोड़ देना कि यार ढेर सारा है, चलो आगे बढ़ जाएँ। ऐसे करोगे नाश हो जाएगा। बात करेंगे किसकी? पावर टिलर की। पावर टिलर जो होता है, वो 7.46 किलोवाट का होता है। बोले तो लगभग-लगभग ये कितना होता है? लगभग-लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन को ये जुताई कर सकता है। इसको हम पावर टिलर बोलते हैं। ये जो पावर टिलर होता है, अगर हमारे पास एक पावर टिलर है, तो हम लगभग-लगभग 5 हेक्टेयर लैंड पर हम खेती कर सकते हैं, इससे जुताई-वुताई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो सीज़न खत्म हो जाएगा, या तो फिर ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो अगर बेटा 26.1 किलोवाट का ट्रैक्टर है, 26.1 किलोवाट का ट्रैक्टर है, तो वो 15 हेक्टेयर ज़मीन को क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है। समझ गए? कितना कर सकता है? 15 हेक्टेयर ज़मीन को वो कमांड दे सकता है। इसके अलावा ग्लोबल लीडर की बात करते हैं हम ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया में बात करते हैं, तो क्या है? इंडिया जो है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। लगभग पूरी दुनिया का 50% जो है आउटपुट 2016 में इसने प्रोड्यूस किया था। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप कभी देखोगे, कनाडा में देखोगे, यूरोप में देखोगे, तो वहाँ के जो ट्रैक्टर होते हैं, उन ट्रैक्टरों की ये खासियत होती है कि वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मतलब 500 एचपी के, 400 एचपी के ट्रैक्टर होते हैं। और भारत में 50-55 एचपी से ज़्यादा के ट्रैक्टर होते ही नहीं। तो भारत में यूनिट बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन एचपी के हिसाब से कम बनती है। जैसे भारत में 40 एचपी, 30 एचपी, 42 एचपी, 50 एचपी, 55 एचपी तक के ट्रैक्टर आते हैं। लेकिन अमेरिका में 250, 300, 500 एचपी तक के ट्रैक्टर आते हैं। अगर कभी आप सर्च करना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़े-बड़े ट्रैक्टर होते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे कितनी बड़ी मशीनरी चल रही है खेत में। तो वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ होती है। लेकिन अगर यूनिट में बात करें कि कितने हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में भारत जो है, वो सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। समझ गए? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है ट्रैक्टर वाला। मार्केट भी हम सबसे ज़्यादा है, मतलब हम बनाते भी सबसे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाकी अपने लिए यूज़ भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1960-61 में। इससे पहले जो भी ट्रैक्टर आते थे, वो इम्पोर्ट कराए जाते थे, मतलब बनता कहीं और था और उसको फिर बाद में भारत में लेके आया जाता था। तो 1960-61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई थी। और जो सबसे पहला मैन्युफैक्चरर हुआ था, वो कौन-सा था? वो था आयसर गुड अर्थ, एमएस आयसर गुड अर्थ। आप लोगों ने देखा होगा, जो फट, 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 फट करके चलता है ट्रैक्टर, एक सिलेंडर आयसर इंजन, जो फटफटावा ट्रैक्टर होता है ना, उसी फटफटावा ट्रैक्टर की बात हो रही है। वही जो कंपनी थी, आयसर कंपनी, उसने सबसे पहली बार भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी। और उसके बाद फिर आया था ट्रैक्टर टैफी, जिसको आप मैसी फर्ग्यूसन के नाम से जानते हैं। राजस्थान के जो किसान हैं, वहाँ पर आपको मैसी फर्ग्यूसन ज़्यादा देखने को मिलता है। जर्मन की कंपनी है, जर्मनी की। तो मैसी फर्ग्यूसन जो है, ये ट्रैक्टर भारत में स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चर होना 1961 में। ये जो टैफी है, जर्मनी की कंपनी है, और एक कंपनी है। दोनों कंपनी का आपस में क्या है? मर्जिंग है। तो दोनों मर्ज करके आपस में बनाती हैं। जैसे महिंद्राज़ एंड महिंद्राज़ है,
उसे हीरो होंडा हुआ करता था, मारुति सुजुकी हुआ करती थी। इस तरीके से टैफी भी एक ट्रैक्टर होता था जिसको आप मैसी फर्ग्यूसन के नाम से जानते हैं। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको टैफी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपको ये टैफी ट्रैक्टर दिख रहा है, समझ गए? इसके अलावा 1963 में क्या हुआ था? गुजरात ट्रैक्टर लिमिटेड एस्टेब्लिश किया गया था। 1965 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। जो महिंद्रा ट्रैक्टर होता है सबसे पहले 1965 में बनना स्टार्ट हुआ था। फिर 1961 में जो फोर्ड आता है ना, फोर्ड एंडेवर तो कार भी आती है, लेकिन पहले फोर्ड के ट्रैक्टर आया करते थे जो स्कॉट कंपनी होती थी, एक स्कॉट ट्रैक्टर लिमिटेड, वो फोर्ड कंपनी के ट्रैक्टर बनाती थी। फोर्ड उस पर लिखा रहता था, अभी भी फोर्ड के आते हैं, स्कॉट कंपनी उसको बनाती थी। इसके अलावा एक स्कॉट कंपनी का एक ट्रैक्टर भी आता था, स्कॉट के ट्रैक्टर आते थे, वो उसमें स्कॉट ही लिखा रहता था, कुछ इस तरीके से सी रहता था, बीच में ऐसे करके ई बना रहता था, तो स्कॉट का कुछ इस तरीके से सिंबल होता था। ये फोर्ड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ था 1971 में। इसके अलावा 1973 में क्या था? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो ट्रैक्टर था, एचएमटी की जैसे घड़ी आती है, इसके अलावा एचएमटी के ट्रैक्टर्स आते हैं। इन सब के जो एचएमटी के जो ट्रैक्टर थे, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी ये 1973 में भारत में स्टार्ट करी गई थी। समझ गए यहाँ तक की कहानी? यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ लेते हैं। इसके अलावा फिर 1974 में एक ट्रैक्टर आता था जिसको हम पिट्टी या फिर किर्लोस्कर ट्रैक्टर बोलते थे। वैसे अब तो ये आता नहीं है, अब ज़्यादातर ये ट्रैक्टर से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाता है, लेकिन पहले ये आता था। अभी आप लोगों को किर्लोस्कर के मोटर देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसके अलावा जो पंपी सेट वाले मोटर होते हैं, डीजल वाले इंजन जो होते हैं, आपको किर्लोस्कर के देखने को मिल जाते हैं। पिट्टी एंड किर्लोस्कर के पहले ट्रैक्टर भी आया करते थे 1974 में, लेकिन बाद में जब यहाँ पर महिंद्रा आया और इसके अलावा सोनालिका आया, पावर ट्रक आया, तो इनकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई, तो ये सब लोग धीरे धीरे हट गए या फिर अपना जो जोनर था उसको चेंज कर लिया। इसके अलावा फिर एक ट्रैक्टर आता था, हर्षा ट्रैक्टर, काफ़ी फेमस हुआ करता था अपने समय पर 1975 में। मैंने इस ट्रैक्टर को अपने पिताजी के मुंह से सुना था कि बेटा पहले एक ट्रैक्टर आता था हर्षा ट्रैक्टर, उसको चलाने के लिए लुक्काड़ा लगाना पड़ता था। मतलब वो आग जलाओ, एक लुक्काड़ा जलाओ, फिर उसको जला के ऐसे उसके नोजल में से छुआया जाता था, फिर वो एक लोग 2-3 लोग मिलके हैंडल घुमाते थे, फिर वो स्टार्ट होता था। बड़ा कठिन सा काम होता था ट्रैक्टर स्टार्ट करना, तो हर्षा ट्रैक्टर हुआ करता था। इसके अलावा एक होता था ऑटो ट्रैक्टर, 1981 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 1982 में एक यूनिवर्सल ट्रैक्टर स्टार्ट किया गया था। तो इस तरीके से भारत में ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे चलती हुई आई थी। इसके अलावा बेटा बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में जो ट्रैक्टर होते हैं या पूरी दुनिया में जो ट्रैक्टर होते हैं वो मात्र 3 तरह के होते हैं। वो अपने चलने के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्हील टाइप का होता है जिसके अंदर पहिया लगा होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये तो पहिए वाला ट्रैक्टर होता है। एक होता है जो दलदली भूमि पे चलने के लिए स्टार्ट किया, मतलब प्रयोग किया जाता है, या फिर जिसको ग्रिप ज़्यादा बढ़ानी होती है तो उसके लिए आता है क्रॉल वाला ट्रैक्टर, जिसके अंदर चैन या फिर ट्रैक लगा होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चैन या फिर ट्रैक लगा होता है। जब बहुत बड़े ट्रैक्टर बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा एचपी के, बहुत भारी काम करने के लिए, तो ये क्रॉल वाला ट्रैक्टर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रिप ज़्यादा होता है। अगर आप देखो चक्का होता तो केवल इतना पॉइंट यहाँ पर ग्रिप बनाता और इतना पॉइंट यहाँ पर ग्रिप बनाता, लेकिन जब चैन लगा दिया गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्रिप बना रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अलावा एक होता है वॉकिंग टाइप का ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में ऐसे पहिया लगा होता है, लेकिन इसमें चलाने वाला क्या करता है? चलाने वाला पैदल चलता है, तो इसको वॉकिंग ट्रैक्टर कहते हैं। पावर टिलर जो होता है ना, पावर टिलर सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था? सबसे पहले ये जापान में बनाया गया था। एक पावर टिलर जो होता है ये 5 हेक्टेयर एरिया को कमांड कर सकता है। इसको वॉकिंग टाइप का बोलते हैं क्योंकि इसको चलाने वाला पीछे ऐसे पकड़ के ऐसे चलता रहता है। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं इसके जो ट्रैक्टर होते हैं, जो ये व्हील वाले ट्रैक्टर होते हैं, इन ट्रैक्टरों के अंदर हवा भरी जाती है। कई बार ग्रिप बढ़ाने के लिए इसके अंदर पानी भी भरा जाता है, लेकिन हम हवा की केवल बात करेंगे। तो इसमें जो रियर व्हील होता है, रियर व्हील यानी कि जो पीछे वाला होता है उसको आर बोलते हैं, फ्रंट व्हील होता है। आप लोग भूलोगे नहीं, फ्रंट का मतलब आगे होता है और रियर मतलब पीछे होता है। तो रियर व्हील जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इतना प्रेशर है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 1.5 किलो का सामान कोई रख दो
उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। समझ पा रहे हो? तो 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके अंदर होता है। इसके अलावा जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील में और ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि रियर व्हील जो होता है, कभी आप ट्रैक्टर को देखोगे तो ट्रैक्टर में शॉकर नहीं लगे होते हैं। तो शॉकर का काम क्या करता है, इसके अंदर थोड़ी-सी हवा कम भरते हैं तो वो शॉकर का काम करता है। क्योंकि खेत में बहुत ऊबड़-खाबड़ होता है, तो उसमें अगर शॉकर रख देंगे तो ग्रिप कम बनेगी, ट्रैक्टर की ग्रिप नहीं बनेगी, ट्रैक्टर फिसलेगा और बार-बार उसका स्लिप करेगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, शॉकर लगाया नहीं जाता है। अब अगर शॉकर नहीं लगाया गया है तो शॉक एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक्टर फिर ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, ज़्यादा टूटे-फूटेगा। तो इसलिए जो पीछे वाले ट्रैक्टर होते हैं उनकी ग्रिप बढ़ाने के लिए पीछे वाले जो चक्के होते हैं उनको बहुत बड़ा-बड़ा कर दिया जाता है और उनके अंदर हवा थोड़ी-सी कम भरी जाती है, जिससे वो थोड़ा-सा शॉक ऑब्ज़र्वर का काम करते हैं। तो जो पिछले पहिए होते हैं उनके अंदर हवा 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और जो आगे वाले पहिए जो छोटे वाले होते हैं उनके अंदर 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा टायर की लाइफ की बात करते हैं, तो इसमें जो एक आपको प्नeuमेटिक टायर होता है, न्यूमेटिक टायर जिसको कहते हैं, न्यूमेटिक टायर की जो लाइफ होती है, ये लगभग 6000 वर्किंग आवर की होती है ड्रॉप आवर वर्क। यानी कि अगर खेत में वो जुताई कर रहा है, तो लगभग 6000 वर्किंग आवर वो काम कर सकते हैं। यानी 6000 घंटे अगर आप उसको खेत में चला दोगे, तो ट्रैक्टर का जो टायर होता है वो खराब हो जाता है। यानी कि उसकी जो ग्रिप है, उसके जो गटर होते हैं, वो धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं या उतने ज़्यादा वो मतलब ऐसे चिकना-चिकना सा टायर हो जाता है। फिर हमको उसको चेंज करवाना पड़ता है। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बात करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर की। तो भारत में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ट्रैक्टर का, वो याद रखना कि भारत में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ट्रैक्टर का, वो है महिंद्रा। आप लोगों ने सुना होगा स्वराज, जो स्वराज ट्रैक्टर है, इसको भी महिंद्रा ही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक महिंद्रा के नाम से आता ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर आपको मार्केट में महिंद्रा और स्वराज ही खरीदने वाले ज़्यादा दिखते हैं। महिंद्रा और स्वराज दोनों एक ही कंपनी है। कंपनी एक ही है, लेकिन मतलब वो बनाते एक ही लोग हैं, लेकिन 2 नाम से वो बिकता है। अगर आप कभी भी देखोगे तो जो स्वराज कंपनी होती है, अगर स्वराज ट्रैक्टर को आप देखोगे तो उसमें महिंद्रा कहीं न कहीं लिखा होता है। वो जो पट्टी होती है, एक एल्युमिनियम की पट्टी जिसपे लिखा होता है, वहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्राज़ लिखा होता है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो हमें नहीं पता है, लेकिन शायद पहले स्वराज जो ट्रैक्टर कंपनी हुआ करती थी, उसको महिंद्रा ने बाद में एक्वायर कर लिया था। इसके बाद फिर टैफी है, जिसको मैसी फर्ग्यूसन बोलते हैं, और इसके बाद फिर स्कॉट है। तो ये ट्रैक्टर आपको 3 ट्रैक्टर की जो कंपनीज़ है, इनका प्रोडक्शन ऑर्डर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में बाय वॉल्यूम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है वो महिंद्रा एंड महिंद्रास करता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।